Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, MDMS, DNB और MDS 2021 काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्राउजर MCC की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर पब्लिश कर दी गई है। जनरली MDMS, DNB की काउंसलिंग प्रोसीजर इतनी जल्दी काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर होती है कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होगी, काउंसलिंग में क्या क्या क्लॉज हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर के जो क्लॉज हैं कि किस कंडीशन में आप जो सिक्योरिटी अमाउंट देते हो वो डिपॉजिट होती है, ये सारी चीजें आपको इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर में मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को अगर आप थॉरोली अच्छे से रीड करते हो तो यू विल गेट टू नो कि कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, प्रोसीड करना है, एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ काउंसलिंग। नाउ ये जनरली MDMS और DNB के लिए इतनी जल्दी एग्जाम से पहले पब्लिश नहीं की जाती, बट जो मोटो है इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पब्लिश करने का वो ये है कि क्योंकि MDS की काउंसलिंग 28 अगस्त 2021 से स्टार्ट होने जा रही है, एंड दैट इज व्हाई इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को थोड़ा पहले पब्लिश किया गया है। इससे पहले 2020 तक क्या हुआ करता था कि MDMS, DNB की जो काउंसलिंग होती थी वो MDS के साथ होती थी, या इसे आप वाइस वर्सा देख सकते हैं कि MDS की जो काउंसलिंग होती थी वो MDMS, DNB के साथ होती थी, MDMS के साथ होती थी। बट इस बार क्योंकि MDS की काउंसलिंग सेपरेट हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, थोड़ी पहले हो रही है क्योंकि MDS के रिजल्ट वगैरह सारी चीजें पहले पब्लिश हो चुकी है, तो इस वजह से MCC ने जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर पब्लिश की है वो MDS के साथ साथ MDMS और DNB की भी कर दी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जो काउंसलिंग क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, काउंसलिंग प्रोसीजर है, जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज है स्टूडेंट्स की, उन्हें जो उनके लिए जो FAQs हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है MDS से। MDS और MDMS DNB की बिल्कुल सेम है, और यही रीजन है कि थोड़ी पहले MDMS की काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो पब्लिश की गई है, MDS के साथ ही की गई है, क्योंकि ये कॉमन इंफॉर्मेशन ब्राउजर है इन सभी कोर्सेज के लिए, MDMS, DNB और MDS के लिए। अब इसमें जो MDS के स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है उनके लिए, और MDMS DNB स्टूडेंट्स के लिए भी इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर को थॉरोली रीड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांटेड टू understand the counseling procedure, if you wanted to know what are the eligibility criteria, if you wanted to know what are the conditions in which your security amount can be forfeited, तो इन सभी चीजों को जानने के लिए if you read out this information browser thoroughly, you will get to understand कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। थोड़ी सी चीजें मैं इसमें बता देता हूँ। चैप्टर 2 जब आप देखेंगे इंफॉर्मेशन ब्राउजर में तो उसमें कुछ पॉइंट्स दी गई है MCC की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए। ना उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर को रीड आउट कर लेना, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, जो भी चीजें दी गई है, फॉर्मेट दी गई है कि किस तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए क्या फॉर्मेट होनी चाहिए, जो भी चीजें दी गई है उसे आप रीड कर लेना, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो जो चैप्टर 2.2 जो दी गई है इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, उसमें मोटा मोटी टोटल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20-21 पॉइंट्स दिए गए हैं, बट उसमें जो मोटा मोटी दिया गया है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो उन्हीं इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना है जो MCC की पोर्टल पर पब्लिश हो रही है, www.mcc.nic.in। MCC के तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो MCC के पोर्टल पे आएगी, उसके अलावा कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस पर आपको रिलाई नहीं करना है, विच इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट देखें तो MCC काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंफॉर्मेशन ब्राउजर को आपको थॉरोली रीड आउट करना है, सो दैट आप अच्छे से समझ सके एंड देन ओनली आप रजिस्ट्रेशन करें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आप अच्छे से समझ सके, विच इज इम्पोर्टेंट, राइट। और इसी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं पे काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, रीड आउट करके कुछ समझ ना आ रहा हो, या किसी बात को आप समझना चाहते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना चाहते हो, तो आप करियर मीडिया को कॉल कर सकते हो, हम आपको उसमें असिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि
फॉर्म को फिलअप स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को खुद ही करना चाहिए. इट इज एडवाइज टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमसीसी बाय ऑन इट्स ओन ऑन द एमसीसी वेबसाइट. एमसीसी वेबसाइट पे ही, एमसीसी की जो पोर्टल है उसी पर फॉर्म पब्लिश की जाएगी. और ये एडवाइस की जाती है कि कैंडिडेट खुद से इस फॉर्म को फिलअप करें, किसी और से फिलअप ना करवाएं. इसके बहुत सारे रीजन होते हैं. बहुत सारे जो काउंसलिंग्स में हमने जो पिछले बीते वर्षों में काउंसलिंग अटेंड किया, उसमें हमने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट किसी और से फॉर्म फिलअप करवाते हैं. इन दैट केस जो यूजर आईडी पासवर्ड होती है, वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं स्टूडेंट के बिहाफ में, उनके पास रह जाती है. हो सकता है वो कोई एजेंट हो, कोई पर्सन हो, या फिर कोई साइबर कैफे में जाकर के वो किसी की हेल्प लेकर के उस फॉर्म फिलअप करवाते हैं. तो ऐसे केसेस में जो यूजर आईडी पासवर्ड होती है वो उस पर्सन के पास भी रहती है और कैंडिडेट के पास भी रहती है. तो ऐसे केसेस में किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग आपको ना की जाए, किसी तरीके से आपको डराया ना जाए, इसलिए फॉर्म फिलअप आपको खुद ही करनी है, जिससे कि यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास रहे. और साथ में एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको किसी से शेयर नहीं करना. यू नीड नॉट टू शेयर दिस यूजर आईडी पासवर्ड विद एनी पर्सन. किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, राइट. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट ओनली वंस. हाँ, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो, इस फॉर्म को आपको सबमिट एक बार ही करनी है. आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप नहीं करनी है. इस बात को बड़े ही ध्यान से सुने कि अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तब भी आपको फॉर्म को दोबारा से सबमिट नहीं करनी है. अगर आप ऐसा करते हो तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से तो आप बाहर हो ही जाओगे, साथ में आपकी कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकती है. अगर ऐसा पाया जाता है कि कैंडिडेट ने एक से अधिक बार काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप की है, तो हो सकता है उनकी जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दी जाए. फॉरफीचर के कंडीशन के लिए बताया गया है, फॉरफीचर क्लॉज के लिए बताया गया है कि जो आप सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करते हो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये कम होती है 10,000, 11,000, 25,000 इस तरीके से होती है. बट व्हेन यू गो फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी विच ऑल्सो कम्स अंडर एमसीसी, तो 2 लाख रुपीज की आपको देनी होती है. तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप जो 2 लाख रुपीस की सिक्योरिटी देते हो, वो सेकेंड राउंड या उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स में अगर आपको सीट मिलती है और आप उस पर ज्वाइन नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी. तो इस बात को भी आप ध्यान रखें. Information browser by student in the registration form is correct and factual. MCC shall not entertain under any circumstances any request for change in information provided. See, कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपकी जब आप एग्जाम नीट की एग्जाम देने से पहले आप जो फॉर्म फिलअप करते थे, एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्म जो होती थी, उसमें जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, फिलअप करते थे, तो उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो जाती थी तो उसके लिए आप एडिट विंडो ओपन होती थी और एडिट विंडो के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते थे. बट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप काउंसलिंग के लिए फिलअप करते हो उसे बड़े ही ध्यान से भरना है, और जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन जो फिलअप कर रहे हो वो करेक्ट और फैक्ट होना चाहिए. क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन आपने गलत भर दी तो आपको एडिट विंडो काउंसलिंग के टाइम पे ओपन नहीं की जाती है. मतलब काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करने के बाद एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता. तो एमसीसी कहती है कि आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो बड़े ही ध्यान से फिलअप करो, क्योंकि एक बार जो आपने फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो सबमिट होने के बाद चेंज नहीं हो सकती. दैट इज कि एडिट, मॉडिफाई, चेंज, ऐड, डिलीट का ऑप्शन फिर उसमें नहीं आएगा. सो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे इफ यू हैव वंस सबमिटेड योर काउंसलिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें प्रोवाइड की है वो उससे एमसीसी उन इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सही मानेगी और उससे बिल्कुल कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करेगी कि वो उस इंफॉर्मेशन
को चेंज कर सके। तो आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बड़े ही ध्यान से करनी है आपको। उसके बाद है इंफॉर्मेशन लाइक स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड अमाउंट, रूरल सर्विस एक्सेट्रा हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कॉलेज। कॉलेज से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे फी स्ट्रक्चर कितनी है या फिर बॉन्ड कितनी है, स्टाइपेंड कितनी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर रूरल सर्विस जो है वो कितने साल की है, ये जो चीज़ें दी गई है ये चीज़ें आपको कॉलेज से प्रोवाइड की गई है। सो अगर इन में आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गिविंग गाइडेंस। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कॉलेज में, फ़ोन या तो पिक ना करें या तो किसी रीज़न से आपको ऐसा लगे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इन दैट केस यू कैन कॉल अस, करियर मीडिया विल हेल्प यू इन दैट। उसमें आपकी मदद करेगी, आपको बताएगी कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या किस कॉलेज की कितनी फीस है, क्या स्टाइपेंड है, क्या कोर्स ड्यूरेशन वगैरह तो पता ही है, बॉन्ड अमाउंट कितनी है, रूरल सर्विस किस कॉलेज की कितनी है, वो आप करियर मीडिया से हेल्प ले सकते हो। इसी के साथ साथ या तो फिर आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। 8th पॉइंट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमिसाइल स्टेटस बिफोर रजिस्टरिंग टू एमसीसी वेबसाइट। जब आप एमसीसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे, अभी एमडीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, बाद में प्रोबेबली अक्टूबर 15 के आसपास एमडीएमएस और डीएनबी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करोगे तो काउंसलिंग फॉर्म आप एमसीसी की पोर्टल पे फिलअप करोगे, तो फिलअप करने के दौरान आपके पास ऑप्शंस जो आएंगे वो ऑल इंडिया कोटा भी आएगी, वो आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शन रहेंगे, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शन रहेंगे। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उनको जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, उनको जब अपनी काउंसलिंग के लिए आप ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपनी डोमिसाइल स्टेटस और जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे आप चेक कर लें, उसके बाद ही आप उसे सिलेक्ट करें। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो अलग होती है, डोमिसाइल स्टेटस जो होती है वो अलग होती है। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड के लिए, तो आप देख लें कि आपका डोमिसाइल स्टेटस क्या है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो क्लॉज हैं डोमिसाइल के, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंडर आप आ रहे हो या नहीं। 9th पॉइंट है इट हैज कम टू नॉलेज ऑफ अथॉरिटी दैट देयर हैज बीन सम एजेंट पर्सन हैव क्लेम टू प्रोवाइड अ सीट इन एनी इंस्टेंसेस इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन काउंसलिंग प्रोसेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉल्स आपको आते होंगे वेयर देयर द पर्सन और द एजेंट विल बी क्लेमिंग कि वी कैन गेट यू अ सीट थ्रू काउंसलिंग से हम आपको सीट दिला देंगे और हम आपको सीट दिला सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो एमसीसी के नोटिस में आ रही हैं, हर साल आती है, इस बार भी आ रही है। सो व्हाट एमसीसी सेज कि ये जो क्लेम करने वाली बात है, ये जो पर्सन क्लेम करते हैं कि हम आपको सीट दिला देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे और दे आस्क सम मनी फ्रॉम यू, तो वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी आई डोंट नो, किसी कॉल पे कुछ भी हो सकता है, कितने भी अमाउंट वो मांग सकते हैं, या जो भी ऐसे कॉल्स आते हैं जो ये कह सकते हैं कि हम आपको सीट दिला सकते हैं, वो सही नहीं है। और एमसीसी कहती है कि वैसे बातों पे आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है। एट द सेम टाइम इस तरीके की चीजें इलीगल है। सो आपको एमसीसी की इन बातों को माननी चाहिए और आपको ऐसे पर्सन, ऐसे एजेंट से जो आपको ये कह सकते हैं कि हम आपको सीट दिला सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वो चीज सही नहीं है। इसके बाद बात करें तो रिफंड प्रोसेस विल कमेंस ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग। अब आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए समझनी जरूरी है। रिफंड प्रोसेस, रिफंड क्या होती है कि जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट किसी स्टेट्स के लिए या एमसीसी के लिए जो आपने पे की है, वो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड की जाएगी। वो आपको रिफंड कब की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीसी का कहना है कि ये जो रिफंड पॉलिसीज हैं, ये रिफंड पॉलिसीज जब एक बार काउंसलिंग के सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही रिफंड पॉलिसीज स्टार्ट की जाएगी। मतलब आपको जो रिफंड की जाएगी, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि आपको
सीट नहीं मिली वो पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आएगी। तो पूरी काउंसलिंग जो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तो चलेगी ही चलेगी पूरी काउंसलिंग। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडली इस काउंसलिंग को चलाया गया तो कम से कम 1.5 महीने तो चलेगी काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग जो रिफंड है वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद ही आएगी। अब ऐसे में एक चीज जो कैच करने वाली है वो ये है कि मान लेते हैं आपने एक एमसीसी का फॉर्म भरा है और कुछ 1-2 स्टेट्स के भी फॉर्म भरे, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि हम एमसीसी भी भरेंगे और स्टेट में भी फॉर्म भरेंगे, यूपी भी भरेंगे और कर्नाटका भी भरेंगे और अदर स्टेट के भी फॉर्म भरेंगे। तो अलग अलग स्टेट की सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है, किसी स्टेट की 2 लाख रुपीज है, किसी स्टेट की 1 लाख रुपीज है। साथ में एमसीसी की अगर डीम्ड की आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 2 लाख रुपीज है। तो ये जो 2 लाख है ये आपको स्टार्टिंग में पे करनी होती है, सिक्योरिटी अमाउंट है ये आपको स्टार्टिंग में पे करनी होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये 2 लाख 1 लाख करके आखिर आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो, क्योंकि अगर ये 10 लाख के आसपास हो गया, 8 लाख के आसपास हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सभी स्टेट्स की वैसे ही सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि पता चलेगा अगर आप सभी स्टेट्स की सिक्योरिटी अमाउंट पे करने लगे तो 8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए तो आपके सिक्योरिटी अमाउंट में ही चले गए। तो आपको ये जानना होगा कि आपकी रैंक कितनी है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको कौन सी स्टेट में अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कि आप कम सिक्योरिटी अमाउंट, ये सिक्योरिटी अमाउंट है जो ये बिजी हो जाएगी। एक बार आपने पे कर दिया तो पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही ये आपको वापस आएगी। तो ये जो 8 लाख 10 लाख आपने सिक्योरिटी अमाउंट में दिया अलग अलग स्टेट्स और एमसीसी को मिला करके, ये ब्लॉक हो जाएगी आपकी। कम से कम 1.5-2 महीने पूरी काउंसलिंग खत्म होने तक ब्लॉक हो जाएगी। तो ये ब्लॉक ना हो या कम अमाउंट ब्लॉक हो, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको आपकी रैंकिंग पे कहाँ सीट मिल सकती है, और जहां आपको सीट मिल सकती है, जहां अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, वहां के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। 1-2 स्टेट का आपने 1-2 स्टेट का सिर्फ आपने काउंसलिंग अटेंड किया या एमसीसी का काउंसलिंग अटेंड किया और आपको उसमें सीट मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये मोटी रकम है, ये हैंडसम अमाउंट है, 8-10 लाख रुपए। आप इसे ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर इसे आप ब्लॉक नहीं करते हो, दैट मीन्स कि आपको जहां सीट मिलती है वहां की फर्स्ट ईयर की फीस एटलीस्ट आप इस सिक्योरिटी अमाउंट से पेमेंट कर सकते हो। ये आपको उस टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसलिए ये आपको जानना जरूरी है कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितनी रैंक बनी हो, उसमें आपको कहाँ मिल सकती है। फॉर दैट यू कैन कॉल अस, हमारी सर्विसेज भी अवेल आप कर सकते हो, जिसमें हम काउंसलिंग में स्टार्टिंग टू एंड जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। आपको कहाँ मिलेगी, आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने चाहिए, किस तरीके से आपको सिक्योरिटी अमाउंट बचानी है, कौन से अगर मल्टीपल स्टेट्स में आपकी हो जाती है तो कौन कौन से स्टेट्स जो है वो फ्री एग्जिट हैं। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो फर्स्ट राउंड से भी फ्री एग्जिट नहीं है, मगर कौन से कंडीशन में वो जो है आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, कौन से स्टेट के लिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिलअप करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ये सारी गाइडेंस हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी। अब कुछ टर्म्स है इसमें, जब आप आओगे ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे, अभी कुछ दिन में लगभग विद इन अ वीक आप देखोगे कि एमसीसी की सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी। सीट मैट्रिक्स जब पब्लिश की जाएगी तो 3 टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। एक मिलेगी क्लियर कट वैकेंसी, दूसरी मिलेगी वर्चुअल वैकेंसी और तीसरी मिलेगी न्यू वैकेंसी। अब इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। क्लियर कट वैकेंसी, जैसे आप राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो अभी जितनी वैकेंसीज होंगी, जितनी भी सीट्स होंगी, वो क्लियर कट वैकेंसी कहलाएंगे। रीजन उन वैकेंसीज को अभी भरा नहीं गया है। वो चूंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो काउंसलिंग के स्टार्टिंग में जितने भी वैकेंट सीट्स होंगे, जितने भी सीट्स हैं, वो सारी क्लियर कट वैकेंसीज में आएंगी कि ये इतनी सीट्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स ले सकते हैं। राउंड 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट मिलती है और वो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। जब राउंड 2 में फॉर एग्जांपल मेरी रैंक है 100 रैंक है और मुझे राउंड 1 में कोई एक सीट मिली, कोई भी सीट हो सकती है, वो हो सकता है एबीसीटी में मैंने एंडो लिया हो, या हो सकता है कि मैंने ऑर्थो लिया हो मणिपाल में, कोई भी एक सीट मुझे उसमें से अलॉट होगी। जो राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स थी, जब काउंसलिंग हुई तो मुझे एक सीट अलॉट हुई।
अब वो जो अलॉट हुई, बट मैंने राउंड 1 में अलॉट हुई तो अपग्रेडेशन के लिए मैं जा सकता हूं। अपग्रेडेशन का मतलब है कि सीट मेरी जो मुझे मिली है वो मेरे पास ही रहेगी, बट स्टिल आई कैन ऑप्ट फॉर बेटर सीट। मैं उस बेटर सीट के लिए और बेटर सीट के लिए मैं राउंड 2 काउंसलिंग अटेंड करना चाहता हूं। दैट इज मैं अपग्रेडेशन के लिए जाता हूं, मैं अपग्रेडेड सीट के लिए जाता हूं। तो ऐसे केस में मेरी जो सीट होगी वो वर्चुअल वैकेंसी में काउंट होगी। वर्चुअल वैकेंसी में क्यों? क्योंकि मुझे मणिपाल की सीट एक मिली हुई है, एंडो प्रोस्थो ऑर्थो ओरल जो भी मुझे लेनी है वो मुझे मिली हुई है, बट मैं जा रहा हूं अपग्रेडेशन के लिए। तो इसके चांसेस हैं, जो मेरे पास सीट है वो अभी फिलहाल मेरे पास ही है, बट इसके चांसेस हैं कि अगर मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो ये खाली हो जाएगी। तो वर्चुअल वैकेंसी इस ऐसे वैकेंसी को बोला जाता है कि जिसके चांसेस हों कि आगे की राउंड में वो खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि देयर आर चांसेस कि मैंने जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है उसमें मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी। अगर मेरी सीट अपग्रेड हो गई, दूसरी सीट मुझे मिल जाएगी, तो जैसे ही मुझे दूसरी सीट मिली वैसे ये सीट खाली हो गई। तो इसी को, ये जो वैकेंसी है इसी को वर्चुअल वैकेंसी कहते हैं, राइट। और जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है वो न्यू वैकेंसी, जो न्यू सीट्स के लिए जो रिक्वेस्ट डाली गई है। जो सीट, जैसे कॉलेजेस न्यू सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, अप्रूवल चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज में इतनी इतनी सीटें ये ब्रांच में बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो बहुत सारे सीट्स के लिए बहुत सारे कॉलेजेस को अभी फिलहाल परमिशन नहीं मिली। हो सकता है राउंड 1 के बाद उनको परमिशन मिल जाए, या परमिशन मिल चुकी है बट वो सीट्स अभी ऐड नहीं हुई है। परमिशन मिल गई है बट वो सीट्स अभी ऐड नहीं हुई है, कुछ भी रीजन की वजह से, हो सकता है डिले होने की वजह से। वो सीट्स चांसेस है कि राउंड 1 खत्म होने के बाद राउंड 2 में ऐड हो। उन वैकेंसीज को हम बोलते हैं न्यू वैकेंसीज। कि न्यू वैकेंसीज जो है वो कौन से आ रहे हैं, दैट इज कि जो आपके सीट मैट्रिक्स में सीट नहीं है। एक सीट मैट्रिक्स जो अभी आपकी राउंड 1 काउंसलिंग से पहले पब्लिश की जाएगी वो क्लियर कट वैकेंसी हो गई कि इतनी सीटें तो हैं। उसके बाद जब उसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होगी, बहुत सारे स्टूडेंट सीट लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। तो जो अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे उनकी जो सीट होगी वो वर्चुअल वैकेंसी सीट्स में आएगी। और कॉलेजेस को जिनको न्यू सीट्स के लिए अप्रूवल मिली है, जिनको एडिशनल सीट्स के लिए अप्रूवल मिली है, वो हो सकता है राउंड 1 काउंसलिंग में ऐड नहीं हुई, राउंड 2 काउंसलिंग में ऐड होगी। तो जो न्यू सीट्स राउंड काउंसलिंग में ऐड होगी उन्हें न्यू वैकेंसीज कहेंगे। तो इस तरीके से मोटा मोटी जो कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन एमसीसी ने देनी चाहिए वो पूरी बात यही है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को थॉरोली रीड आउट करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थॉरोली रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप काउंसलिंग को खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो और आप करियर मीडिया से सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।